सर करूं? जी बेटा स्टार्ट करें। जी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट की कि उन्होंने एक बजट बनाया था एक ब्रिज के लिए, तो उसके लिए उन्होंने 50 करोड़ का एस्टिमेट लगा दिया, लेकिन वो जो था वो मीट कर गया 500 करोड़ से। तो गवर्नमेंट के पास तो इतनी सेविंग्स नहीं थी, तो उन्होंने अदर कंट्री से अपना फंडिंग स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर जो था उन्हें फाइनेंशियल रिस्क का भी सामना करना पड़ा। फिर एक हम यहाँ पे बात करेंगे बॉन्ड की, कि किसी भी कंपनी ने अगर अपने बॉन्ड इशू करने हैं तो वो कॉल्स करते हैं कि आप बाय कर लो, हम प्रीमियम भी देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे। अब बहुत सारे लोग जो है वो अगर बाय कर लेते हैं 5000 का भी, तो गवर्नमेंट को अगर तो वो कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है, फिर वो मैच्योरिटी डेट पर या उससे पहले वो लोगों जब अपना पैसा मांगना शुरू करते हैं, तो गवर्नमेंट के पास इतना नहीं होता कि वो उनको दे पे करे, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक तौर पर रिस्क होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर देखिए कि एग्जाम यूएस गवर्नमेंट की कि दैट नाउ इज ट्रेजरी इज कंसीडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर अब जो उन्होंने बात की यूएस गवर्नमेंट की, वो ये है कि इसके ऊपर एक ट्रेजरी सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इसकी लिक्विडिटी बहुत हाई है और हर टाइम के लिए, कि हम लोग दुनिया में कहीं पर भी बैठे, हम वो वाला जो ट्रेजरी सर्टिफिकेट है वो दिखाकर हम अपने पैसा कैश करवा सकते हैं। कि उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं भी है तो हम करवा सकते हैं, और अगर तो उसकी मैच्योरिटी डेट कंप्लीट हो गया तो ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट खुद ही फिर वो कैश कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनेंशियल रिस्क फॉर द मार्केट्स। मार्केट्स का भी हमने जैसे पहले पढ़ा कि फाइनेंशियल रिस्क या कोई भी क्राइसिस अगर आता है तो वो सबसे पहले हिट करते हैं मार्केट्स को। तो यहाँ पर एक इन्होंने बताया है डिमोन्स्ट्रेट ड्यूरिंग द 2007 और 8 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ये जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो ये एक साल वो प्लेन वाला इशू चला था, तो उसमें पूरी वर्ल्ड में क्राइसिस चला था। उसके कंपनीज डिफॉल्टर हुई, बिजनेस डाउन गए, मार्केट्स ग्राफ डाउन गए। इसका उसके बाद ये था कि इसमें बहुत सारे सेक्टर्स हिट हो गए, और इन्वेस्टर्स ने अपनी किस्मत पर जो था वो यकीन करना बंद कर दिया था कि हमने किसी भी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना, हमारा पैसा डूबेगा, हमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने तब एक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रीडिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। रीडिजाइन का मतलब कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया, अपनी क्लाइमेट्स को चेंज किया, बैंक ट्रांजेक्शन्स को चेंज किया। तो इस तरह से हम अगर देखते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट्स जो है उस पे सबसे ज्यादा ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके बाद हमारे पास आता है फाइनेंशियल रिस्क फॉर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स का भी अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि वो जैसे हम जैसे पर्सन है तो उनको ऑब्वियस जो है वो रिस्क होता रहता है। तो कोई भी ऐसे इंडिविजुअल जिसने किसी कंपनी की गुडविल को चेक नहीं किया, उसकी मार्केट में डिमांड को नहीं देखा और उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो वो फाइनेंशियल रिस्क जो है उसको सामना करना पड़ता है। अब लिक्विडिटी रिस्क को हम इसके अंदर एक सब पॉइंट है लिक्विडिटी रिस्क। चलिए नेक्स्ट कर दें। सर इससे भी नेक्स्ट। इससे भी नेक्स्ट जी बेटा। जी हाँ जी, ये देखें अब यहाँ पर पहला जो सब पॉइंट उसका आता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या है कि कोई भी ऐसी सिक्योरिटीज या एसेट्स को बाय नहीं करना चाहिए, अगर करना भी है तो ये देख करके उसका सेल आउट क्विकली है या नहीं, उसकी लिक्विडिटी कम होती है या नहीं, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। नेक्स्ट इसी लाइन के अंदर देखें टू कट लॉसेज इन अ वोलेटाइल मार्केट। वोलेटाइल मार्केट यहाँ पर क्या है कि जो बहुत जल्दी आप चली जाए और बहुत जल्दी डाउन हो जाए, जिसके लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा हो। नो डाउट इसमें प्रॉफिट भी होता है, लेकिन लॉसेस के चांसेस को भी देखना चाहिए कि किधर इन्वेस्ट करें किधर नहीं। नेक्स्ट इसी में आ जाता है हमारे पास स्पेकुलेटिव रिस्क। ये रिस्क क्या है? ये अनसर्टन रिस्क है। इसमें से सेक्स के चांसेस भी अनसर्टन होते हैं, पता नहीं होता कि इसमें प्रॉफिट होना या लॉस, 50-50 चांसेस दोनों के। इसमें इसकी एग्जांपल्स में हम लेते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी हमने ये देखा कि डिफरेंट जगह पर आप इन्वेस्ट करो ताकि एक डूबे एक फ्लॉप हो तो दूसरी आपको प्रॉफिट दे। तो यहाँ पर भी हम यही देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट करनी है अगर इन्वेस्टर को, तो वो हर जगह इन्वेस्टिगेट करे कि मैंने कहाँ करनी। वो अपनी टोटल नेटवर्थ जो है वो एक जगह पर ना लगाए। नेटवर्थ हमारे पास क्या है कि उसका बैंक बैलेंस, उसका घर, उसका पैसा, उसका मोबाइल, गाड़ी, ईच एंड एवरीथिंग, उसका टोटल एसेट जो है वो उसकी नेटवर्थ है। अगर वो किसी एक ही कंपनी में लगा देगा और उसको ये पता भी हो कि ये अनसर्टन है, इसमें पता नहीं है प्रॉफिट होना है कि नहीं, तो वो उसके लिए फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। इसलिए हमें डिफरेंट जगह पर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी के तौर पर आ जाएगा स्पेकुलेटिव रिस्क। नेक्स्ट सर है उसका किंजा करो। जी बेटा आए कितना बेटा। किंजा है भी कि नहीं?
किंजा जी सर, आवाज नहीं आ रही आपको? अब आइए बेटा, अब आइए। जी सर। सर 1 मिनट मैं जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे माय टॉपिक इज टूल्स कंट्रोल फाइनेंशियल रिस्क। अब जैसे सबसे पहले देखा जाए कि टूल्स तो बहुत से हैं, लेकिन जो बेसिक टूल्स हैं 3, वो हमारे पास है फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल और क्वांटिटेटिव, जो हमारे प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। अब जैसे कि सबसे पहले बात आती है फंडामेंटल एनालिसिस की, कि मतलब इसमें हम लोग ये चीज देखते हैं कि जो कंपनी के एसेट्स हैं, मतलब जो उनकी अर्निंग्स हैं, उनको हम लोग ब्रीफली सर्च आउट करेंगे। वो तो ये सब कुछ फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो सा है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग उनका जो पास्ट डाटा होता है, मतलब हिस्टोरिकल रिटर्न्स, ट्रेड वॉल्यूम्स, मतलब कि उन्होंने कितने, उनके पास पिछले कई सालों में कितना बिजनेस आया, उन्होंने कितनी ट्रेड्स की, उन्होंने उनके शेयर्स की प्राइसेस क्या रही। मतलब जैसा कि अब एक शेयर की प्राइस करंट पे हम आप करंटली वैल्यू देखें कि वो 500 है, लेकिन पिछले कई सालों में वो 200 और 300 से अप हुई नहीं, मतलब उनके पास जो वैल्यू थी वो 200 और 300 तक ही रही। तो अब यहाँ बात आ जाती है कि ये वोलेटाइल मार्केट बन जाती है, मतलब इसमें उतार चढ़ाव होता है, लेकिन अब जो वैल्यू है वो 500 है, लेकिन उनके पास 500 तक वैल्यू आई ही नहीं। तो फिर हम लोग कैसे इसमें इन्वेस्ट कर दे पैसा, कि जब वो लोग अब तक आई नहीं, अगर हम कर भी दें कि क्या पता कि फिर आने वाले कई सालों में या आने वाले कई महीनों में वो वापस डिक्रीज लेवल पे आ जाए, वो डेप्रिसिएट कर जाए उनकी वैल्यू। तो इसमें लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें टेक्निकल एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अब हम इसमें एक चीज ये भी देखते हैं कि इनकी परफॉर्मेंसेस कैसी है, मतलब कि जो डिविडेंड है ये अपने शेयर होल्डर्स को दे भी रहे हैं या नहीं। और दूसरी बात ये भी आ जाती है कि जो कंपनी है ये अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसा बिहेवियर रखती है। ये सब चीजें भी देख के हमें चाहिए कि पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर वो लोग अपने एम्प्लॉयज के साथ ही अच्छा बिहेवियर नहीं रखते तो इसमें भी लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर वो बिहेवियर अच्छा नहीं रखते तो उनके एम्प्लॉयज कभी ना कहीं कंपनी छोड़ के जा सकते हैं। मतलब उन्हें पता नहीं होता, अगर उनका बिहेवियर नहीं ठीक तो शायद हो सकता है कि एम्प्लॉयज आज नहीं तो कल फौरी तौर पे रिजाइन दे दे, तो इस तरह कंपनी को लॉस हो सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें बात होती है रेशो की। इसमें अब रेशो की होगी, इसमें हम लोग कलेक्ट करते हैं रेशोस को। इसमें इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे जो एक कंपनी है उसका जो डेब्ट कैपिटल रेशियो है वो कितनी है, मतलब अगर उसकी डेब्ट कैपिटल रेशियो बहुत ज्यादा है तो मतलब इसमें लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा। जाहिर सी बात है, जब एक कंपनी कर्जे में डूबी हुई है तो अगर हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें नुकसान होगा। अब ये बात तो है कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न, लेकिन अब ये भी नहीं कि हम लोग ये भी देखी जाए किसी को हमें प्रॉफिट मिले। अब रिस्क भी हमें बियर करना पड़ता है। अभी ये तो नहीं कि वो हम लोग एक साल बिल्कुल रिस्क बियर ना करें, अल्लाह ना करे कि मतलब आने वाले साल में हमें इतना रिस्क बियर करना पड़ जाए कि हमारी कंपनी ही डूब जाए। इसलिए हमें रिस्क को भी साथ साथ बियर करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि अब जैसे कंपनी कर्जे में डूबी हुई है तो हम इसमें अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर लें। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि हमें अगर एक तरफ से लॉस हुआ तो दूसरी तरफ से हमें फायदा हो, ताकि हमारा बिजनेस डूबे ना तो वो हम स्टेबल ही रहें। अब जैसे इसमें बात आ जाती है कि अगर एक्सपेंडिचर्स की बात आ गई यहाँ, अब इसमें सारे कैश फ्लो डिविडेंड करने के बाद, इनका ऑपरेशंस रनिंग वगैरह करने के बाद देखते हैं इसकी डेब्ट टू कैपिटल रेशियो कितनी है। अगर इसकी डेब्ट कैपिटल रेशियो कम है तो फिर हम इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। इसीलिए ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इन तीनों को देख के ही किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं कि अब हम सिर्फ क्वांटिटेटिव देख के इन्वेस्ट कर देंगे या टेक्निकल देख के या फंडामेंटल, ये भी नहीं हम सिर्फ एक को देख के इन्वेस्ट करें। हमें तीनों को देखना चाहिए और फिर हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब बात आ जाती है, सर नेक्स्ट स्लाइड कर दें। अब सर नेक्स्ट स्लाइड से भी टोटल बेटा 9 स्लाइड है ये, इससे नेक्स्ट तो नहीं जा सकता मैं? सर प्रोज एंड कॉन्स वाली स्लाइड, जी सर यही है। बहुत अच्छे। अब बात आ गई प्रोज एंड, जी सर प्रोज एंड कॉन्स, मतलब कि इसमें हमें फायदे और नुकसान देखने चाहिए। मतलब कि सिक्के का एक पहलू देख के हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, सिक्के के दोनों अतराफ देखने चाहिए, मतलब हेड एंड टेल दोनों देख के हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब जैसा कि बात आ जाती है, मतलब ये हमारे काफी तौर पर ये कोई अच्छा या बुरा नहीं है, इसमें रिस्क होता है डिफरेंट डिग्रीज पे। मतलब या तो ये बहुत कम हो सकता है या तो ये फिर बहुत ज्यादा हो सकता है, और ये फैल भी सकता है अगर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर से, इसी तरह इंटायर वर्ल्ड में ये फैल जाता है। अब अगर एक मार्केट से दूसरी मार्केट में मतलब इसमें अनकंट्रोल भी हो सकता है।
और अब देखा जाए कि मतलब ऐसी रूट से जुड़ा होता है, मतलब इसकी रूट्स ऐसे सोर्सेज से जुड़ी होती हैं जो कि अनकंट्रोलेबल है। जैसे कि आजकल की सिचुएशन देखी जाए, जैसे कोरोना वायरस आया, ये इसको मतलब सॉल्व करना काफी मुश्किल था, और ये काफी तौर पे काफी तरह मतलब ये बिजनेस पे बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है इसका। अब देखें जैसे कि रेस्टोरेंट्स बंद रहे, हमारा हर सेक्टर तकरीबन इससे अफेक्ट हुआ, 6 माह से लॉकडाउन रहा है और अब जाके कहीं लॉकडाउन खुला है, लेकिन इसको हमें सॉल्व करने के लिए आउटफोर्सेस भी लगानी पड़ी है इसके लिए हमें। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हमारे लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि हम स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें, ताकि हम लोग मतलब इसका हिस्टोरिकल डाटा देखें, प्रीवियस डाटा देखें, और फिर उसके पास स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसकी स्टैटिस्टिक्स देखनी चाहिए ताकि हमें इन्वेस्टमेंट करने में मुश्किल ना हो। और फिर बात आ जाती है कि मतलब रिस्क की। अब रिस्क जैसे कि ये टर्म है कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न। अब रिस्क जो है ना वो दरअसल रिवार्ड की दूसरी साइड है। अगर हम लोग रिस्क बियर करेंगे तो ही हमें रिवार्ड मिलेगा। अब ये नहीं कि हम रिस्क बियर ना करें और हमें रिवार्ड ही मिलता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। 1 साल तो मिलता रहेगा, लेकिन आने वाले 30 सालों में फिर हमारी कंपनी बिल्कुल डूब जाएगी, इसलिए हमें रिस्क को साथ साथ ही बियर करना चाहिए। तो आज के यही टूट थे सर पास, इसलिए हमें चाहिए कि पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करें सब कुछ देख के। सर बस यही था। जी बेटा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास? जी सर। एनी क्वेश्चन? जी सर। सर इन्होंने कहा कि हमें रिस्क साथ साथ बियर करना चाहिए। ठीक है, तो फिर पोर्टफोलियो क्यों बनाया जा रहा है? जी बेटा आंसर दें। सर पोर्टफोलियो भी है, लेकिन सर रिस्क हमें वहां भी बेयर करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो में जाहिर सी बात, अगर हमें एक बिजनेस में लॉस हो रहा है तो पोर्टफोलियो इसलिए बनाया गया कि हमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं बेयर करना पड़ेगा। सर लिटिल बिट रिस्क तो जाहिर सी बात है हमें बेयर करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो सर ये नहीं कि हमें रिस्क बिल्कुल ना हो और हम लोग अपनी कंपनी को बस रिवार्ड ही हमें मिलता रहे। रिस्क सर हमें हर तरह से बेयर करना पड़ेगा, लेकिन ये कि बहुत थोड़ा, बेटा ज्यादा इसका नहीं, आंसर बहुत सिंपल, थोड़ा बेयर इसका करना। आंसर ये होता है कि रिस्क हर जगह होता है, रिस्क कैन नेवर बी जीरो। पोर्टफोलियो से सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि आपका जो ओवरऑल रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो रिस्क हर जगह ही है, यस चाहे आप यस पोर्टफोलियो में लगाएं चाहे आप सिंगल में लगाएं, लेकिन ये कि पोर्टफोलियो से यस। जो जी रिस्क सर। है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जी, जी सर। एनीवन? इन्होंने सर पर कहा था कि ज्यादा रिस्क होगा। नहीं, ज्यादा रिस्क पोर्टफोलियो में तो रिस्क रिड्यूस हो जाएगा ना डेफिनेटली। जी, एनी अदर क्वेश्चन बेटा? नो सर। जी, थर्ड ग्रुप है बेटा। थर्ड ग्रुप बेटा। सर फरहान है, आया तो है। फरहान ज्वाइन तो किया। जी फरहान, जी सर। 2 मिनट बेटा जरा वेट करें। ये आपकी है इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के नाम से? जी 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 2 मिनट सर। वेट कीजिएगा जरा, फिर स्टार्ट करते हैं आपका।
जी फरहान बेटा करें स्टार्ट। फरहान जी सर। आवाज आ रही मेरी? जी सर। करें स्टार्ट बेटा। टुडे माय टॉपिक इज रिस्क मैनेजमेंट, एंटरप्राइजेज रिस्क मैनेजमेंट। सर नेक्स्ट करें। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सर एक बिजनेस स्ट्रेटजी होती है जो कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए चलाई जाती है। इसमें हम अगर रिस्क को मैनेज करने की बात करें तो हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर असेस करते हैं और प्रिपेयर होते हैं इस मकसद के लिए कि हम जो खतरा या डेंजर या हाजर जो हमें आया है, जो प्रॉब्लम आई है, उसे हल कर किया जा सके। नेक्स्ट सर। जी बेटा। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ऑब्जेक्टिव सेटिंग जो मुराद है कि हमने पहले ही ये एम रखना चाहिए कि जो प्रॉब्लम पहले आ रही है उसके लिए पहले हमें तैयार होना चाहिए उसे मैनेज करने से पहले। सेकंड पे आता है इवेंट आइडेंटिफिकेशन। इसमें जो इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं ऐसे जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इफेक्ट करते हैं, हमें इनके दरमियान रिस्क और अपॉर्चुनिटी के दरमियान फ़र्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए और इसे जितना कम से कम कर सकें कोशिश करनी चाहिए। सेकंड। थर्ड कंपोनेंट है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के कैसे रिस्क को एनालाइज करें और इस चीज़ को हम डिटरमाइन कर सकें कि हाउ शुड बी मैनेज द रिस्क, रिस्क को कैसे कम से कम किया जा सके। नंबर 4 पे आता है कंट्रोल एक्टिविटीज़। ऐसी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिसकी मदद से हम रिस्क को कम कर सकें और इस चीज़ के लिए इंश्योर हो कि हम इंश्योर हो सके कि हम जितना इसको इफेक्टिवली कम कर सके रिस्क को। नंबर 5 पे आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ऐसी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए, कैप्चर करनी चाहिए और ऐसे लोगों को तैयार करना चाहिए जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करने के काबिल बन सके। सेकंड। जी। इसमें 6 पे आ जाता है मॉनिटरिंग, जिसमें एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में मॉनिटरिंग की जाती है ताकि रिस्क को कम किया जा सके, अगर ज़रूरत पड़े तो उसे मॉडिफाई भी किया जा सके। रिस्क रिस्पॉन्सेज। रिस्क मैनेजमेंट में हम सेलेक्ट करते हैं रिस्क रिस्पॉन्सेज, अवॉइडिंग, एक्सेप्टिंग, रिड्यूसिंग एंड शेयरिंग रिस्क, developing a sets of actions to eliminate risk with the entity's risk tolerance and risk appetite. Second, सर ये है रिस्क के एडवांटेजेस ऑफ एंटरप्राइजेज रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि रिस्क को कैसे ऑर्गेनाइजेशन फेसिंग कर रही है और इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि इसको इफेक्टिवली कैसे कम किया जा सके। इससे आगे है कि ये कॉन्फिडेंस डेवलप करती है इंसान के अंदर के बिजनेस स्ट्रेटेजी को यूज कर। नहीं सर पिछले वाला जी। यही इनहेंस द कॉन्फिडेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजिक जो मकसद होता है उसे अचीव करने के लिए कॉन्फिडेंस डेवलप करती है इंसान और हमें इम्प्रूव करती हैं कि हम लीगल और रेगुलेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को कैसे तकमील तक पहुंचा सकें। ये इंक्रीज करती है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन, ताकि हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो को ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है उसको कैसे अच्छे तरीके से अचीव कर सकें। सेकंड सारे डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। इसका कहना है कि ऑटोमेटिक टूल्स के बगैर हम किसी भी किस्म की जो रिस्क है उसे इतनी जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ देर लगती है ऑटोमेटिक टूल्स के जरिए क्योंकि हर मशीन ने एक अपने हिसाब से काम करना होता है। दूसरा पॉइंट है जिसमें कहता है ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड हैपन टू इम्प्रॉपर स्केड्यूल। अगर कोई भी स्केड्यूल जो इम्प्रॉपर हमने कोई शेड्यूल ना बनाया हो किसी रिस्क को मैनेज करने के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन लॉस की रिस्पॉन्सिबल होती है, उसे लॉस बियर करना पड़ जाता है। थर्ड पे है कहना ऑल द डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिस्क रिगार्डिंग एंड अदर वैलिड रिसोर्सेज। जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास वैलिड होनी चाहिए और इन डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन मुकम्मल होनी चाहिए। अगर ना हो तो इसकी वजह से एंटिटी जो है वो वर्क नहीं सही तरह कर सकती। सेकंड। नेक्स्ट है
इसमें जो पोटेंशियल थ्रेट्स आता है उसे अगर मेंटेन केयरफुली ना किया जा सके तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसअपियर हो जाती है मार्केट से। इसके बाद वो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए वो एक पहाड़ की तरह होते हैं और ये लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, लार्ज टाइम लेते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं किसी भी रिस्क को कम करने के लिए। कहता है कि नोट सिंगल इंटरप्राइजेस मैनेजमेंट कंप्लीट फंक्शनली वर्क फ्लो ऑफ ई कॉमर्स में ई रिसोर्सेज में जो है ये इंटरप्राइजेस मैनेजमेंट को मुकम्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। सेकंड ग्रुप मेंबर आपके कहाँ पे हैं जिनका नाम लिखा हुआ आपने स्लाइड्स के अंदर? सर वो लिखा हो लेकिन वो आता ही नहीं है, उसे मैंने भेजी भी है स्लाइड। कैमल भाई आपका प्रेजेंटेशन है ये बेटा जो नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखा रहे हैं ना, जिन लोगों ने प्रेजेंटेशन नहीं दी, दे विल सी देयर मार्क्स इन द असाइनमेंट, उनको आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है। मुझे लगता है कि आप लोग एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना चाह रहे हैं। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर। निशा का बताना था। जी बोलने बेटा। जी कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ ले बेटा भाई। नो सर। ओके, अब आप लोगों ने करना ये है कि बेटा अभी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था रिपीट केसेस के बारे में, क्वेश्चन पूछा था। आप ये करेंगे कि जो आप लोगों ने सब्जेक्ट्स रिपीट करने हैं या जो आप लोगों ने सब्जेक्ट्स इंप्रूव करने हैं, मेल और फीमेल, जो फीमेल है वो अपनी जीआर को एक लिस्ट बना के भेजें। जीआर जीआर को मैसेज कर दें कि ये सब्जेक्ट है, उसके आगे लिख दें कि ये आपने इंप्रूव करना है या आपने रिपीट करना है। वो लिख के वो जीआर को आप मेल करेंगे। जीआर जो है वो फीमेल जो है वो मुझे फिर लिस्ट फॉरवर्ड कर देंगे। इसी तरह जो मेल मेंबर है जिनके सब्जेक्ट्स रहते हैं बाकी लोगों को भी बता दें। उसके बाद मैंने लिस्ट प्रिपेयर करके जब सेंड कर दी तो फिर बाद में ना कहिएगा कि हमारा सब्जेक्ट रह गया सर, हमने फिर रिपीट करना था। तो जो मेल मेंबर है वो सिक्लैन को जो है वो सेंड कर देंगे। सिक्लैन जो है वो फिर मुझे आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है। निशा ने ना आज प्रेजेंटेशन देनी थी लेकिन उसके इन-लॉज में डेथ हो गई सर, इसलिए वो उधर चले। इसलिए चलें, जिन लोगों ने नहीं दी बेटा मेरे पास रिकॉर्ड बेटा आ गया ना, जिन जिन लोगों ने नहीं दी वी विल डिस्कस तो क्या करना है उनके साथ। फिलहाल जो मैं अभी बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करें। जो मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों ने सब्जेक्ट्स रिपीट करने हैं या इंप्रूव करने हैं, फीमेल की जो लिस्ट है वो जीआर बनाएगी किंजा, और जो मेल मेंबर्स की लिस्ट है वो सिक्लैन बनाएगा। और ये लिस्ट जो है ये जो लिस्ट है मुझे ट्यूसडे तक पहुंच जानी चाहिए। जिन लोगों ने आपको बेटा भेज दिए ठीक है, वेल एंड गुड। जिन्होंने आपको नहीं भेजे, नो नीड कि आप उसको दोबारा कहें, जस्ट आपने मुझे जितनी लिस्ट बनी है आपने मुझे फॉरवर्ड कर देनी है। सब्जेक्ट नेम, रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम और आगे लिखना सब्जेक्ट का नाम लिखना है और देखना कि वो उसने इंप्रूव करना है या उसने रिपीट करना है। आगे इंग्लिश में लिखकर इंप्रूव या रिपीट। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो वो वर्ड फॉर्म में बना लीजिएगा। ठीक टेबल की सर। वो एक और बात थी जी सर, एक बात थी सर, वो हमारे सर 7th सेमेस्टर में कंज्यूमर बैंकिंग लिखा आ रहा था सर, वो एक सब्जेक्ट के ऊपर ना। अच्छा जी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सर, वो भी इशू अभी भी आ रहा लिखा हुआ? नहीं सर, चेंज हो गया। चेंज हो गया मेरा ख्याल है मैंने करवा दिया था ठीक, जब आप लोगों ने मुझे कम्युनिकेट किया था मैंने उसे ठीक करवा दिया था। फिर भी आप चेक कर लें, फिर भी आप चेक कर लें क्योंकि ये फिर आपके डिग्री में प्रॉब्लम करेगी, तो मुझे बता दीजिएगा अगर गलत आ रहा हुआ तो मैं ठीक करवा दूंगा आईटी से। सर एग्जाम डेट को जी बोलने फरहान क्या कह रहे हैं? एग्जाम डेट का कुछ रूल है? आपकी जो आपको जो मैंने कैलेंडर शेयर किया उसमें तो मेरे ख्याल 5 सितंबर लिखा हुआ है ना? जी सर, कैलेंडर मैंने शेयर किया हुआ है। 5 सितंबर देखिए 5 सितंबर में डेट आ रही है, तो अब वो होना कैसे है, फिजिकल फॉर्म में होना है या ऑनलाइन होगा देखिए, क्योंकि 15 सितंबर से तो वैसे भी यूनिवर्सिटीज ओपन हो जानी है, तो लास्ट सेमेस्टर्स के पेपर तो स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन ले बड़ा मुश्किल है सारा कुछ। ऑनलाइन डेफिनेटली बड़ा प्रॉब्लम आ रही है, हमें भी पता है कि स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आ रही है। और फिर ऑनलाइन के लिए आपको बड़ा कुछ करना पड़ेगा, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, साथ में आपके पास कैमरा होना चाहिए, हर चीज आपने ऑन करनी है, उसके बाद फिर आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। 15 सितंबर से ऑन हो रही है ना यूनिवर्सिटी, हम तब गया थे। हाँ जी वही ना, देख लेंगे ना, शायद हो सकता है कि आपके पेपर एक आधा वीक लेट कर लें, मतलब कि 5 की बजाय वो 15 को ले जाए, यही हो सकता है। यस, तो वो भी बता देंगे जब जैसे भी हमें कम्युनिकेट होगा, मैं आप लोगों को कम्युनिकेट कर दूंगा। फिलहाल जो बाकी काम करने वाला है वो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ताकि हम लोग इस मंथ के अंदर जो है मैं आप लोगों की एनरोलमेंट करवा दूं। सर वो हमारी क्लास की एक लड़की थी ना साइमा, उसने 3 सेमेस्टर करके छोड़ दिया था, तो वो कहती कि सर से पूछ के बताना क्या मैं बाकी सेमेस्टर कर सकती हूँ अब?
मेरा नहीं ख्याल बेटा कि इतना टाइम, अब तो वैसे भी डिस्टेंस लर्निंग तो खत्म हो गया, वैसे खत्म हो गया। चलिए नहीं बाकी सर वो तो फ्रीज करवाना पड़ता है ना सेमेस्टर भी। हाँ वो भी ना फ्रीज भी करवाना पड़ता है, फिर भी मैं पूछ दूंगा डॉक्टर साहब से जी जो सर। डिस्टेंस लर्निंग के इंचार्ज डायरेक्टर उनसे मैं पूछ दूंगा, अगर तो वो कहते हैं हो सकता हो तो फिर मैं उनको बता दूंगा। ठीक सर है वो सर। कंज्यूमर बैंकिंग के नोट ही सेंड कर दें, आपने इस दिन भी नहीं किए। बेटा कंज्यूमर बैंकिंग के नोट्स मैंने शुरू में स्टार्ट में आप लोगों को सेंड कर दिए थे। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं स्टार्ट में ग्रुप में नहीं ना था। बेटा एक ना मैं यहाँ पे ना एक बड़ा अच्छा डायलॉग मुझे याद आता है, तेरे जैसे ना मोहल्ले की औरतें होती हैं जो हमेशा एक साइड पे ना अपने सुना दे इनकी मजेदारी बनाई होती है पूरी मोहल्ले में ना, तेरा भी वही हिसाब है। पूरी क्लास के पास चीजें होती है, सिर्फ तुम्हारे पास नहीं होती। सर मेरा व्हाट्सएप नहीं ना था सर कर। चलो मैं यही दोबारा बात शेयर है। कर देता हूँ, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ बेटा ग्रुप। सारे आपका बच्चे व्हाट्सएप एंजॉय है? कर रहे हैं। अब आपका व्हाट्सएप है? जी सर। आप अपने व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ना मैसेज करना, मैं आपको स्पेशली सेंड करूंगा। सर मैसेज किया हुआ है हो सकता है ग्रुप में फिर ना पहुंचे सर बिजनेस आपको। व्हाट्सएप है। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी? नो सर। नो सर। चलें ठीक है बेटा, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना रिमेनिंग टॉपिक्स जो हम लोगों के रहते हैं। ठीक है बेटा, यस सर, अल्लाह हाफिज़। चलें ओके बेटा, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ सर।